नमस्कार। एक बार फिर से पवन की इतिहास की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आजकल 13वां अध्याय चल रहा है जो संबंधित है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन से। आज भाग 8 में मैं दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और ये विषय रहेंगे। पहला विषय रहेगा 1935 ईस्वी का भारत सरकार अधिनियम और दूसरा रहेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 45 तक जब हुआ तो उस दौरान भारतवर्ष में क्या क्या गतिविधियां हुई। उनमें महत्वपूर्ण है पहला एक कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र और उसी को ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। फिर तीसरा है पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 और नंबर 4 रहेगा अगस्त 1940 की घोषणा क्या थी जानेंगे। 5 जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये क्या था ये भी जानेंगे। सबसे पहले लेते हैं 1935 का भारत सरकार अधिनियम। यदि पिछला पार्ट आपने ध्यान से सुना हो तो उसमें हमने तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ा था और उसमें क्या किया गया था कि श्वेत पत्र जारी किया गया था कि किन बातों के ऊपर सहमति बनी है और उसी आधार पर 1935 ईस्वी का अधिनियम जो है तैयार किया गया था। इसकी धाराएं क्या थी, विशेषताएं क्या थी वो जानते हैं। नंबर 1 ध्यान से सुनना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता, मतलब इस एक्ट के तहत जो ब्रिटिश संसद थी उसके द्वारा जितने भी एक्ट बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, उनको बदलने का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास ही रहता था, ना कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें जो बनाई गई थी। विधान परिषद में चाहे हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाते थे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। सर्वोच्च था कौन? ब्रिटिश संसद। दूसरा, अखिल भारतीय संघ। अब क्या किया गया कि संघ बना दिया गया अखिल भारतीय संघ, नया नाम, जिसमें क्या था, जिसमें जो प्रांत भी शामिल थे, राज्य भी शामिल थे, केंद्र प्रशासित प्रदेश जिन्हें चीफ कमिश्नर कहा जाता था वो भी शामिल थे और देशी रियासतें, उनको लेकिन छूट दी गई थी कि वो शामिल भी हो सकती थी, ना भी हो सकता था, वो उन पे निर्भर करता था। तो इनको मिलाकर जो है, तीनों को मिलाकर को कहा गया अखिल भारतीय संघ कहा गया। ठीक है, तो 11 प्रांत, 6 कमिश्नरी जो स्टेट्स थी जिन्हें आज कहते हैं केंद्र प्रशासित प्रदेश, इनको मिलाकर संघ बनाया गया। ठीक है, उस समय ये 11 प्रांत थे। अब तीसरा क्या किया गया, केंद्र में 2 विधानमंडल, केंद्र की बात कर रहे हैं, जैसे आज भी 2 विधानमंडल है, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, लेकिन उस समय नाम क्या थे, राज्य परिषद और संघीय सभा। ठीक है, और राज्यसभा में 260 कुल सदस्य होते थे, 156 प्रांतों से और 104 जो है रियासतों से चुने जाते थे। फिर संघीय सभा में दूसरा सदन होता, 375 सदस्य जो है टोटल होते थे, 250 प्रांतों से और 125 जो है वो रियासतों से चुने जाते थे। राज्य परिषद जो दूसरा होता था, जिसे राज्यसभा कहा जाता है, वो स्थायी सदन होता है आज की तरह, जबकि विधानसभा जो होता था, जो आज लोकसभा कहा जाता है, वो 5 वर्ष के लिए उसका समय निश्चित किया गया था। उसके बाद उसके चुनाव होते थे जैसे आज होते हैं। फिर चौथा है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली। देखिए, केंद्र में जो है 2 विषय, अलग अलग विषय, जो अगर बात करें विषयों को 2 भागों में, आरक्षित और परिवर्तनशील। आरक्षित क्या हुआ कि ये पूरी तरह से आरक्षित थे, गवर्नर जनरल के अधीन कोई भी इसको परिवर्तन नहीं कर सकता था, चुने गए प्रतिनिधि कुछ भी नहीं कर सकते थे। परिवर्तनशील वो छोटे मोटे विषय होते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और उनके ऊपर जो है वो चुने गए प्रतिनिधि जो है वो जो मंत्री होते थे, गवर्नर जनरल उनसे उनके बारे में राय लेता था और थोड़ा बहुत परिवर्तन जो कर सकते थे। तो 2 तरह का कि उन्होंने अपने जो महत्वपूर्ण विषय था अपने पास ही रखे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर कोई भी नहीं कर सकता था, नाम मात्र के मंत्री होते थे। ठीक है, तो शक्ति अभी भी किसके पास? अपने पास। 5वां, शक्तियों का विभाजन। यहाँ शक्तियों का विभाजन कर दिया गया जैसे आज भी है, देखिए, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती, लेकिन आज का नाम क्या आता है, केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। ठीक है, तो ये उसी 1935 से ही शुरू है। संघीय सूची में 59 विषय, प्रांतीय सूची में 54 विषय और समवर्ती सूची में जो है 36 विषय। अगर आज की मैं बात करता हूँ, हमारे केंद्र में जो है वो अगर उस समय थे 59, लेकिन आज ये 100 हो गए हैं। अगर राज्यों की बात करें, उस समय थे 54 और अब ये 61 हो गए हैं, लेकिन ये कम हुए। जब आज़ाद हुआ तो 66 थे, लेकिन अब 61 कर दिए, मतलब अब प्रांतों के पास विषय कम का मतलब कि प्रांतों की शक्तियाँ कम हुई हैं। और इसी तरह से अगर उस समय 36 थे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची क्या है, जिसके ऊपर केंद्र भी कानून बना सकती है और राज्य भी कानून बना सकती है, जिसमें पॉल साइंस लिया हो वो अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन मैं फिर से समझाऊंगा। उस समय जब आज़ाद हुआ था तो 47 विषय जो है वो समवर्ती सूची में थे, लेकिन अब जो है 52 हो गए, उसको बढ़ा दिया गया है। मतलब अब जो केंद्र और राज्य की जो ज़्यादा विषय हैं उनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया है, जिनके ऊपर दोनों कानून आते हैं। अब ले लेता हूँ कि संघीय सूची, केंद्रीय सूची की अगर कौन की बात करते हैं, जैसे रेलवे है आपका, या हम बात करते हैं वो विषय जो इंपॉर्टेंट है, रक्षा विभाग है, विदेशी है, विदेश मंत्रालय है, ये सारी चीज़ें जो है केंद्र के पास रहते हैं। छोटा सा ले लेते हैं, जैसे कि आपका जो है रेलवे है,
रेलवे के ऊपर चाहे भर्तियां करनी हो, चाहे उनके वेतन देने हो, कुछ भी करना, रेलवे से संबंधित कितने रेलवे चलेंगी, कितने बिछाई जाएंगी, ये सारा ढांचा जो किसके पास है, केंद्र सरकार के ऊपर। वही कानून बनाती है, उसी के ऊपर उसका अधिकार है, प्रांत कुछ नहीं कर सकते हैं। जबकि शिमला में जो है रेलवे चलती है, पठानकोट में रेलवे चलती है, लेकिन कानून किसके पास है, केंद्र के पास। अब आता है प्रांतियों के पास। जैसे प्रांतों में जो पुलिस विभाग रहता है, हर प्रांत की अपनी एक पुलिस विभाग है। हिमाचल पुलिस का जो कानून बनते हैं वो हिमाचल ही बनाता है, केंद्र नहीं बना सकता है। फिर आता है संवर्ती सूची, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग है, हमारे जो है बहुत सारे जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो अस्पताल बनाए गए हों वो राज्य सरकार द्वारा स्थापित है, लेकिन केंद्र द्वारा भी कुछ जो है चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार से दोनों तरह, जैसे एम्स जो है वो केंद्र के द्वारा चलते हैं, तो इस प्रकार से दोनों ये संवर्ती सूची का विषय बन जाता है। तो ये आपका अंतर रहता है विषयों का, शक्तियों का विभाजन। फिर आता है छठा, संघीय न्यायालय। संघ के झगड़ों का निर्णय करने के लिए दिल्ली में एक संघीय न्यायालय, ये भी याद होगा आपको कि नेहरू रिपोर्ट के द्वारा एक न्यायालय की, सर्वोच्च न्यायालय की जो है वो मांग की गई थी, जिसे अब कहा गया संघीय न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि उच्च न्यायालय की जितनी भी उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित होते हैं, राज्यों में, तो उनकी अपीलें जो है वो संघीय न्यायालयों में की जा सकती थी। और जबकि नेहरू रिपोर्ट ने कहा था कि ये जो संघीय न्यायालय हो गया, सर्वोच्च न्यायालय होगा, वो अंतिम होगा अपील सुनने का, वो अंतिम डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने फिर से चाल खेली, उन्होंने लंदन का जो प्रीवी काउंसिल था उसको खत्म नहीं किया, कहा कि उसके बाद संघीय न्यायालय बड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा क्या होगा, प्रीवी काउंसिल में। प्रीवी काउंसिल में अंतिम अपील जो है की जा सकती थी, जो उन्होंने अपने को बचाने के लिए या अपनी सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए जो है ऐसा किया। तो अभी भी सर्वोच्च अंग्रेज लोग ही थे। सातवां, प्रांतीय स्वशासन। यहां अगर मैं किसी एक की बात करूं कि केवल एक ऐसी धारा जो हमारे अनुकूल थी वो यही थी, सातवां। देखिए क्या थी, 1919 के अनुसार प्रांतों में स्थापित द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई तथा सभी विषयों को अब मंत्रियों के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार प्रांतों में पूर्ण रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित की व्यवस्था कर दी। मतलब जो दो तरह के, जिस प्रकार से केंद्र में जो विषय थे, कुछ जो है परिवर्तनशील कर दिए, कुछ अपने लिए जो है आरक्षित कर दी गए। तो ऐसा ही कभी प्रांतों में होता था, वो चीज खत्म कर दी गई। अब पूरी तरह के जितने विषय थे वो प्रांतों के पास है, जो मंत्री थे उनके पास ही सौंप दिए गए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें अधिकार दिए गए। प्रांतों में द्विसदन, 6 प्रांतों में, उस समय 6 प्रांतों की बात हो रही है, विधानमंडल की स्थापना की गई। द्विविधानमंडल, एक उच्च सदन जिसका नाम था विधान परिषद, और जो निम्न सदन था उसका नाम था विधानसभा। ठीक है, ये आज भी है, विधान परिषद और विधानसभा आज भी जो है, अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें तो आज लगभग 7 ऐसे राज्य हैं जहां पर ये 2 सदन होते हैं। हिमाचल में केवल एक ही है, वो है विधानसभा, जिसके चुनाव होते हैं 67-68 जो है सीटें हैं, जिसके हर बार जो है चुनाव होते हैं हर 5 साल के पश्चात। लेकिन कुछ एक राज्य, जैसे में जम्मू एंड कश्मीर या आंध्र प्रदेश की बात करें, तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका है, यूपी है, बिहार है, इन जगहों के ऊपर जो है द्वैध शासन है, जहां पर विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। 9वां, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का विस्तार। 1909 ईस्वी में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली शुरू की गई थी। किसको दिया गया था, मुसलमानों को। 1919 में सिखों को भी दे दी गई। इस तरह से इस व्यवस्था को देखिए, नेहरू रिपोर्ट ने इसको नकार दिया था, लेकिन फिर भी इस व्यवस्था को अब 1935 ईस्वी में भी जारी रखा, और एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाइयों, पिछड़े वर्गों, मजदूरों और स्त्रियों सभी को अलग चुनाव का अधिकार जो है वो दे दिया गया। फिर 10वां, भारतीय काउंसिलिंग की समाप्ति। भारतीय काउंसिलिंग को समाप्त कर दिया गया और भारत मंत्री को सहयोग देने के लिए 3 से 6 परामर्शदाता नियुक्त किए गए। ठीक है, नियुक्त हो गए, लेकिन क्या हुआ, इसमें 3 से 6 में से कुछ परामर्शदाता जो है भारतीय भी होंगे, लेकिन हुआ क्या, उनका परामर्श को मानना भारत मंत्री के लिए अनावश्यक नहीं था। मतलब वो अपनी मनमानी कर सकता था, वो डिक्टेटर अभी भी था। फिर वर्मा को अलग करना, ये इंपॉर्टेंट है कि वर्मा को भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। कब तक, 1935 तक। इस अधिनियम के तहत जो बर्मा, जो आजकल म्यांमार कहलाता है, उसको अलग कर दिया गया, अलग हिस्सा बना दिया गया। तो इस प्रकार से वर्मा अलग हो गया। 12वां, 2 नए प्रांत थे, और नए प्रांत जो जोड़ दिए गए, एक था उड़ीसा और दूसरा था सिंध। ये इस अधिनियम के तहत जो हुआ मोटे तौर पर, अदरवाइज ये बहुत लंबा चौड़ा अधिनियम है। निष्कर्ष क्या निकलता है कि यह अधिनियम बाहर से देखने तो बिल्कुल प्रजातंत्री लगता है, जैसे कि हमारी बातों को माना जा रहा, लेकिन अंदर ये पूरी तरह से खोखला था। किस प्रकार से, गवर्नर जनरल अभी भी शक्तिशाली बना हुआ था, उसका डिसीजन अंतिम डिसीजन होता था। उसके पास जो आरक्षित विषय आ गए थे, जो इंपॉर्टेंट विषय था वो गवर्नर जनरल के पास थे। तानाशाह अभी भी था। वो भारत मंत्री अपनी मनमानी कर सकता था, क्योंकि उसके जो प्रतिनिधि थे वो उनकी बात मानना न मानना वो भारत मंत्री के ही स्वभाव में था। वो मान भी सकता था, नहीं भी मान सकता, तो अभी भी शक्तियां उसके हाथ में थी।
तीसरा, सांप्रदायिकता का स्वरूप और भी बड़ा कर दिया गया। तो ये 3 तरह से खतरनाक था भारतीयों के लिए। अब बात जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या हुआ 39 से लेकर 45 ईस्वी में, जिसकी 5 तरह की घटनाएं मैंने आपको बताई थी। पहली घटना, कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्याग पत्र। ये हुआ था, क्यों हुआ? उसमें वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने भारतीय नेताओं से परामर्श किया बिना ही द्वितीय विश्व युद्ध में घोषणा कर दी कि भारत भी जर्मनी के विरुद्ध जो है युद्ध में सम्मिलित होगा। और ये जो है कांग्रेस को गुजार नहीं था। कांग्रेस ने क्या कहा कि हम ये प्रण नहीं हम करते हैं कि आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे इसके विरुद्ध, किसके? जर्मनी के विरुद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में हम जो नहीं जाएंगे, हमारे कोई लोग जो है सहायता आपकी नहीं करने वाले हैं। और इस पर जो है लिनलिथगो ने क्या कहा कि हम भी आपको स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो विपरीत हो गया। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 22 अक्टूबर 1939 ईस्वी को कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडलों से अपने त्याग पत्र दे दिए कि हम भी आपका सहयोग नहीं करते, जाइए हम आपका साथ छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ये कार्रवाई पहली हुई थी। फिर आता है मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस। देखिए, कांग्रेस ने तो छोड़ दिया, लेकिन इस चीज को, क्योंकि कांग्रेस को पहली बार सबसे ज्यादा जो है वो पद मिले थे, जिसका जो है मुसलमानों में बहुत ज्यादा जो है वो बैर था एक तरह से कि हम कम आए, हमारे जो लोग थे कम चुनकर आए और इनके ज्यादा आए। तो ये उनके अंदर जो है पेट में दर्द था एक तरह से। तो जिन्ना ने क्या किया, जिन्ना ने जो है 22 दिसंबर 1939 इसको मुक्ति दिवस जो है वो मनाया। देखिए, आम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। मैं ये कहता हूँ हमेशा से, हिंदू मुस्लिम के आम लोगों को पूछा जाए, उन्हें कोई इन चीज़ों का ना पता होता, ना वो इन चीज़ों में जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो बड़े नेता हैं वो लोगों को उकसाते हैं, उकसावा। तो इसी तरह से जिन्ना ने जो फायदा उठाया केवल अपने हित के लिए, कि वो देश का, उसको मालूम था कि अगर मैं भारत में ही रहता हूँ, हिंदुस्तान में ही रहता हूँ, तो मुझे वो पद नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे से आगे ऊपर जो है जवाहरलाल नेहरू है, सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, तो मुझे लीडरशिप नहीं मिलेगी। तो इसलिए उन्होंने क्या सोचा, एक अलग देश का, ठीक है। तो ये अपने अपने जो है बर्ताव, अपने अपने तरीका है, लीडरशिप किस साइड को आपको ले जाती है, किस दिशा में ले जाती है। महात्मा गांधी की अपील की कि भाई ऐसा मत करो, गलत है ये कि हमने पद छोड़े, अपने देश के लिए छोड़े, कि हम देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और आप हमारे विरुद्ध लड़ रहे हैं। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाओ कि जो है कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया, इनका राज खत्म हो गया। तो ये गलत था। तो इससे क्या हुआ, कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग थी उनके संबंध तो खराब हुए, लेकिन सांप्रदायिक भावना भी खराब हुई लोगों के बीच में। तीसरा था पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 ईस्वी में, और ये उसी समय की जो है तस्वीर है। क्या हुआ, 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने लाहौर में, देखिए लाहौर अगर आपको याद होगा 1930 ईस्वी, और ये पूरी तरह से 26 जनवरी 1930 ईस्वी का जो समय अगर आपको याद होगा, तो भारत ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया था, ठीक है। लाहौर में ही वो अधिवेशन हुआ था, और यहाँ भी 1940 में लाहौर अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है किया गया था, ये था प्रस्ताव किसी का, स्वतंत्र पाकिस्तान का, जिन्ना के द्वारा। देखिए ये जिन्ना है। तो इस प्रकार से ये पाकिस्तान का प्रस्ताव भी पारित कहाँ हुआ था, लाहौर में, इंपॉर्टेंट है। तो ये घोषणा पत्र जो है, लेकिन मुस्लिम लीग की इस घोषणा के कारण हिंदू और मुसलमानों जो खाई थी वो और भी बढ़ गई। फिर आता चौथा, अगस्त 1940 की घोषणा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध फैल रही रोष लहर को कम करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 को इसको घोषणा करना पड़ी, लोगों को समझाने के लिए, लालच देना पड़ा कि हम उत्तरदायी सरकार स्थापित करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, वचन देते हैं। लेकिन भारतीयों के अपने संविधान बनाने के अधिकार भी स्वीकार किए गए, परंतु क्या हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने ही इस पेश को उसको अस्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की जो मांग उन्होंने की थी, उसकी कहीं भी 1940 की घोषणा में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया था, जो उनकी मुख्य मांग थी, इसलिए वो नाराज थे। और कांग्रेस ने तो इसको कहा हमें तो देखने के योग्य भी नहीं है। और पांचवा आता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। इसका भाव था कि कांग्रेसी द्वारा चुने गए सत्याग्रही, सभी के लिए नहीं था, सार्वजनिक नहीं था जैसे कि सत्याग्रह पहले किया गया था, ये था केवल कांग्रेस द्वारा चुने गए जो सिलेक्टेड मेंबर होंगे वही एक एक करके सार्वजनिक स्थलों पर, जहां पर लोगों का ज्यादा आना जाना रहता है, उन जगहों के ऊपर विश्व युद्ध और ब्रिटिश शासन के खिलाफ भाषण देंगे, और तब तक देते रहेंगे जब तक कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इस आंदोलन का उद्देश्य था सत्य और अहिंसा में आस्था व्यक्त करना और भारतीयों को स्वतंत्र भाषण देने का अधिकार दिलाना। इन सत्याग्रहों में पहले सत्याग्रही इंपॉर्टेंट है विनोबा भावे और दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से पूरे देश भर में 1942 ईस्वी में लगभग 30,000, जनवरी 2042 में 30,000 सत्याग्रहियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और इनमें से मुख्य थे सरोजनी नायडू,
सी राजगोपाल आचार्य, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्यारेलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद। इस आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बिना शर्त रखे, याद रखना बिना शर्त रखे, सभी सत्याग्रहियों को जेल से छोड़ दिया। और इसके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की समस्या का समाधान के लिए क्रिप्स मिशन भेजने का निर्णय किया गया। तो इस प्रकार से एक छलावा और कि अब हम एक मिशन बैठा रहे हैं जो आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों ही विषयों को पूरा किया। आपने बड़े ध्यान से सुना होगा, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।